हेलो डियर स्टूडेंट्स, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट अच्छे से ख़त्म करने के बाद अब हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ बॉटनी जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं प्लांट्स में। अब तक मॉर्फोलॉजी में हमने क्या पढ़ा? मॉर्फोलॉजी में हम पढ़ते थे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स के बारे में कि जो प्लांट है वो बाहर से देखने में कैसा दिखता है, बाहर से देखने में कितनी वैरायटी ऑफ प्लांट्स हैं आपके पास, उसको हम कहते थे मॉर्फोलॉजी। अब हम पढ़ रहे हैं एनाटमी। अब हम प्लांट के अंदर के स्ट्रक्चर को, अंदर की ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ेंगे कि आपने लीफ को काटा तो अंदर कौन कौन से सेल्स, कौन कौन से टिश्यू दिखेंगे, आपने रूट को काटा तो अंदर कौन से टिश्यूज दिखेंगे, आपने स्टेम को काटा तो अंदर क्या दिखेगा। ठीक है। और इस चैप्टर में हमारा जो लेक्चर प्लान रहने रहने वाला है, जो टॉपिक्स है इस चैप्टर के, वो भी देख लेते हैं ज़रा। सबसे पहले डेफिनेशन चेक करो ज़रा कि आपने जो समझा वही डेफिनेशन लिखी हुई है कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बॉटनी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट विच इज कॉल्ड एज एनाटमी। प्लांट की एनाटमी कहते हैं इसको हम। ठीक है। तो प्लांट एनाटमी मतलब जब आप प्लांट्स के टिश्यूज को देखते हो या फिर प्लांट के ऑर्गन को काट के उसके अंदर चेक करते हो कि टिश्यूज की अरेंजमेंट कैसी है। ठीक है। अब हम यहाँ पर टॉपिक्स देख लेते हैं इस चैप्टर में क्या कवर करेंगे। बेटा आज वाली क्लास में मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा इस चैप्टर के बारे में। इस इंट्रोडक्शन के अंदर हम टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको पहले ही बता दूं कि आपकी एनसीईआरटी, जो नई वाली एनसीईआरटी है, उसके अंदर टिश्यू टॉपिक को काट दिया गया है। सीधा जो टॉपिक स्टार्ट किया है वो है टिश्यू सिस्टम, लेकिन बिना टिश्यू पढ़े, ठीक है, बिना टिश्यू पढ़े आपको टिश्यू सिस्टम्स की जो टर्म्स हैं वो समझ में ही नहीं आएंगी। तो आपके बेसिक से बिल्कुल चीज़ें क्लियर हों, क्रिस्टल क्लियर हों, उसके लिए मुझे आपको टिश्यूज़ को बताना ही पड़ेगा। ऑब्वियसली अब मैं उतने लेवल में, उतना डेप्थ में नहीं जाऊंगा क्योंकि अब वो आपका टेक्स्ट बुक का पार्ट नहीं है, तो मैं उतना डिटेल में अब आपको नहीं बताऊंगा। लेकिन जितनी चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी हैं इस चैप्टर को समझने के लिए, वो सारे टूल्स मैं आपको आज वाली क्लास में बता देने वाला हूँ। वो एक एक टर्म जो इस चैप्टर में बार बार रिपीट होगी, ठीक है, और एनसीईआरटी ने उसको उड़ा दिया है। ठीक है, बिना सोचे समझे वो टॉपिक्स उड़ा दिए हैं, जबकि आगे वाले टॉपिक्स में वो यूज होंगे। ठीक है। आज की क्लास में हम इंट्रोडक्शन के साथ साथ टिश्यूज कंप्लीट करेंगे। ठीक है। अगला जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा द टिश्यू सिस्टम, जिसमें हम देखेंगे कि एक ऑर्गन के अंदर टिश्यूज का अरेंजमेंट कैसा है, कौन कौन से टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, वो सब देखेंगे। ये आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। फिर हम पढ़ेंगे रूट एनाटमी कि रूट को काटते हैं तो आपको टिश्यूज का अरेंजमेंट कैसा दिखता है, जिसमें हम दो टाइप की रूट देखेंगे, एक डाइकॉट प्लांट की और एक मोनोकॉट प्लांट की। और क्यों मैंने बीच में लिखा डाइकॉट वर्सेस मोनोकॉट, क्योंकि ये पढ़ते हुए, रूट एनाटमी पढ़ते हुए या लीफ एनाटमी पढ़ते हुए या स्टेम एनाटमी पढ़ते हुए, इस चैप्टर में आपका मेजर टास्क रहेगा कि आप डाइकॉट और मोनोकॉट के बीच में डिफरेंशिएट कर पाओ। आपको क्लियर कट पता होना चाहिए कि डाइकॉट रूट कैसी दिखेगी, मोनोकॉट रूट कैसी दिखेगी, डाइकॉट स्टेम कैसी दिखेगी, मोनोकॉट स्टेम कैसी दिखेगी, और डाइकॉट लीफ और मोनोकॉट लीफ कैसी दिखेगी, इनमें डिफरेंस क्या है। आपके स्कूल के एग्जाम में तो ये डिफरेंस डायरेक्टली पूछ लेते हैं 3-3, 4-4 नंबर में। ठीक है। और साथ में ये चीज़ आपके स्कूल के जो प्रैक्टिकल्स होते हैं, प्रैक्टिकल्स में भी पूछी जाती हैं। और नीट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है शायद मुझे आपको बताने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। बाकी मैं पूरी कोशिश करूंगा इस चैप्टर में आपका जितना फियर है वो सारा का सारा डर मैं निकाल दूं। ठीक है। क्योंकि ये मॉर्फोलॉजी उतना आसान नहीं लगता है बच्चों को, क्योंकि मॉर्फोलॉजी उस पैटर्न में नहीं पढ़ा जाता है जो मॉर्फोलॉजी को पढ़ने का पैटर्न है। बस हमको ये लगता है कि बायोलॉजी है तो रटना शुरू कर दो पढ़ के, कभी नहीं रट पाओगे बेटा। इतना सारा है कि आप कभी रट ही नहीं पाओगे। तो आपको एक बात समझनी है कि रटने पे फोकस करने से बेटर है चीज़ों को समझना। तो मैं आपको इस चैप्टर में बिल्कुल पैटर्न वे में, जस्ट लाइक अ स्टोरी, जैसे एक स्टोरी चलती है मूवी के अंदर, वैसे इस टॉपिक को कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है। तो रूट एनाटमी, वैसे ही हम स्टेम एनाटमी को पढ़ेंगे जिसमें डाइकॉट वर्सेस मोनोकॉट स्टेम में डिफरेंस देखेंगे। फिर हम लीफ एनाटमी को पढ़ेंगे जिसमें डाइकॉट वर्सेस मोनोकॉट लीफ के बीच में हम डिफरेंस पढ़ेंगे। ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ रहा है कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये टॉपिक्स हो गए इसके। तो आज की क्लास का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं बेटा। टॉपिक का नाम है टिश्यूज। ठीक है। अगर मैं टिश्यूज की बात करूं तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ हम किसको बोलते हैं? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं सेल को। सेल मिलाकर क्या बनाते हैं बेटा? टिश्यू। टिश्यू टिश्यू मिला के क्या बनाते हैं? ऑर्गन। फिर ऑर्गन मिला के या तो ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, फिर ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। या प्लांट्स की बात करें तो ऑर्गन मिलके पूरा ऑर्गेनिज्म प्लांट बना देता है। ठीक है। एज सच बहुत बड़े ऑर्गन सिस्टम नहीं दिखते हैं प्लांट के अंदर। तो अभी फिलहाल के लिए आप ये बात समझो कि ये बात तो हमको सर छोटी क्लासेस से पता है कि सेल मिलके टिश्यू बनाता है। तो आप क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पे? मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सेल ने मिलके टिश्यू बनाया, सच बात है। ठीक है। लेकिन क्या
किसी भी ग्रुप ऑफ सेल को आप टिश्यू बोल दोगे? कोई भी सेल का झुंड होगा, ग्रुप होगा, क्या वो टिश्यू कहलाने लायक होगा? आंसर इज नो। तो जनरली आपको ये बात याद रखनी है कि हर एक ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू नहीं होता है। सिर्फ वही ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू होगा जो कि एक कॉमन ओरिजिन से होगा, मतलब एक कॉमन पॉइंट से आया हो, आपस में इनका नेचर सेम हो और ये आपस में कोऑर्डिनेटेड फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो, एक कॉमन फंक्शन हो इनका। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेल्स का ग्रुप प्रेजेंट है, ये सेल अलग काम कर रहा है अपना, ये कुछ और काम कर रहा है, ये कुछ और काम कर रहा है, ये कुछ और काम कर रहा है, तो हम नहीं बोलेंगे कि ये टिश्यू है। बेशक ये ग्रुप ऑफ सेल हो सकता है, लेकिन हर ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू कहलाएगा, ये बात सच नहीं है। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आई, क्योंकि ये बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही बारीक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आपको समझाई। चलो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं टिश्यू की इसी के साथ, कि मैंने जो समझाया आपने वही समझा कि नहीं। अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग कॉमन ओरिजिन, वो ग्रुप ऑफ सेल जिसका ओरिजिन कॉमन होगा, और यूजुअली परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, और इनका फंक्शन भी क्या होता है बेटा, एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, मिल बांट के काम करते हैं, एक दूसरे की सहायता करेंगे, डिवाइड करेंगे काम को एक दूसरे में, ठीक है। अपना अपना नहीं देखते हैं कि भाई तू अपना देख ले मैं अपना देख लूँ, तो उसको आप ग्रुप ऑफ सेल तो कह सकते हो उस केस में, लेकिन वो टिश्यू नहीं कहलाएगा, ठीक है। फॉर अ ग्रुप ऑफ सेल टू बी कॉल्ड एज टिश्यू, दे शुड हैव अ कॉमन ओरिजिन एंड दे शुड परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, कोऑर्डिनेटेड फंक्शन होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया, आपको समझ में आ गया। अब प्लांट की अगर मैं बात करूं तो टिश्यू दो प्रकार के पढ़ने हैं आपको प्लांट में, ठीक है। तो प्लांट में टिश्यू किस बेसिस पे आपने सर दो प्रकार के बोले? ऑन द बेसिस ऑफ कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन, कि क्या ये टिश्यूज डिवाइड कर पाते हैं या फिर ये टिश्यूज डिवाइड नहीं कर पाते हैं। तो दो टाइप के आपको टिश्यू पढ़ने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, ध्यान से समझना। पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और दूसरा परमानेंट टिश्यू। अब देखो इन पे अगर आप थोड़ा सा भी फोकस करोगे ना, तो परमानेंट टिश्यू सुन के आपको लग जाएगा कि अब ये परमानेंट हो चुके हैं, अब ये फर्दर डिवाइड नहीं होंगे। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको ये भी याद हो जाएगा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट में वो टिश्यू होते हैं जिनका काम होता है डिवाइड करना। तो सबसे पहले मैं स्टेटमेंट्स रीड करा देता हूं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स या टिश्यूज वो होते हैं जिनके सेल्स के पास कैपेसिटी ऑफ डिवीजन है, मतलब ये सेल डिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। जबकि परमानेंट की बात करूंगा तो परमानेंट सेल्स के पास डिवीजन की कैपेसिटी नहीं है। जब तक डिवीजन की कैपेसिटी नहीं होगी उसको परमानेंट ही बोलेंगे। प्लांट में क्या होता है, परमानेंट टिश्यू कभी कभी डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं, तो अगर उन्होंने डिवाइड होना शुरू कर दिया, अभी मैं अगली स्लाइड पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, हो सकता है आपके लिए हैरानी की बात होगी, सर कैसी बातें कर रहे हो, अभी आप कह रहे हो कि सेल डिवाइड नहीं करता है परमानेंट वाला, अब बोल रहे हो कि डिवाइड होना शुरू हो जाए, अभी एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन आप फिलहाल के लिए मेरी बात को पचाने की कोशिश करो, ठीक है। ट्राई टू डाइजेस्ट कि परमानेंट सेल्स ने अगर डिवाइड करना शुरू कर दिया तो उसका नाम परमानेंट नहीं, उसको मेरिस्टेम बोलना पड़ेगा। तो दोबारा सुनो मेरी बात, वो सेल जो डिवाइड करे उसको मेरिस्टेम बोलेंगे, जो डिवाइड ना करे उसको बोलेंगे परमानेंट, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्योंकि डिवाइड कर रहा है तो ये इमैच्योर सेल्स हैं। इमैच्योर सेल्स के लिए एक और टर्म यूज होती है बेटा, अनडिफरेंशिएटेड। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, और जो परमानेंट सेल्स होते हैं ये मैच्योर्ड, परमानेंट टिश्यूज होते हैं ये मैच्योर्ड सेल्स को मिला के बने, विच आर कॉल्ड एज योर डिफरेंशिएटेड सेल्स। तो व्हाट इज अनडिफरेंशिएटेड, व्हाट इज डिफरेंशिएटेड, मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। आप एक एग्जांपल लो बेटा, ठीक है। अब आप लेट से 11th या 12th क्लास के बच्चे हो या आप नीट दे रहे हो, आप अपने आप को 10th क्लास में इमेजिन करो, ठीक है। क्या आप ये बात इमेजिन कर पा रहे हो कि 10th क्लास के अंदर आप साइंस भी पढ़ रहे थे, आप एसएसटी भी पढ़ रहे थे, आप सब कुछ पढ़ रहे थे, मतलब एसएसटी हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, इंग्लिश हो गया, बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे आपके पास, आप वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स पढ़ रहे थे, तो उस वक्त आप अनडिफरेंशिएटेड थे। लेकिन अब क्या कर रहे हो, अब आप स्पेसिफिक स्ट्रीम के स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो। नाउ यू आर अ साइंस स्टूडेंट, ठीक है। और साइंस में भी हो सकता है आप में से कुछ आप मेडिकल वाले हों, कुछ नॉन मेडिकल वाले हों, कुछ ऐसे होंगे जो पीसीएमबी वाले होंगे, ठीक है, लाइक मी, मैं पीसीएमबी वाला था। तो पीसीएमबी वाले जो बच्चे होंगे वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, तो अब आप क्या कर रहे हो, स्पेसिफिक स्ट्रीम के बच्चे हो चुके हो, सो नाउ यू आर डिफरेंशिएटेड। अब आप जब कॉलेज में जाओगे यू विल बी मोर डिफरेंशिएटेड, और डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका। कहने का मतलब क्या है, अभी आप क्या कर रहे हो, लेट से आप पीसीबी पढ़ रहे हो, तो आप फिजिक्स भी पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हो, बायो भी पढ़ रहे हो। अब लेट अस कंसिडर आपको, भगवान करे आपको मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस में एडमिशन मिल जाता है, देन आप क्या पढ़ोगे, आप प्योरली बायोलॉजी पढ़ोगे, ठीक है। बायोलॉजी के साथ साथ कुछ कंसेप्ट्स आएंगे बायोकेमिस्ट्री के ऑब्वियसली और भी पढ़ोगे, बट इट इज़ ब्रॉडली अ बायोलॉजी ब्रांच। तो आप मेडिसिन पढ़ोगे। आप में से कुछ बच्चे आगे जाके फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो वो फिजिसिस्ट बन गए और डिफरेंशिएट हो गए।
उसके बाद आपने और आगे गए, लेट से आपने किसी टॉपिक पे पीएचडी कर लिया, बहुत सुपर स्पेशलिस्ट बन गए, तो आप और डिफरेंशिएट हो गए। तो आपको होपफुली मेरी बात समझ में आ रही है। अनडिफरेंशिएटेड सेल्स इमेच्योर सेल्स होते हैं जिनको अभी अपना काम नहीं पता है, और एक बार ही अपना काम पता चल गया तो सेल्स कैसे हो जाते हैं बेटा, डिफरेंशिएटेड हो जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। बाकी मेरिस्टेमेटिक सेल्स और परमानेंट सेल्स के बीच में होपफुली आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो प्लांट में सारे टिश्यूज को ब्रॉडली दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है। एक कैटेगरी का नाम है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक कैटेगरी का नाम है परमानेंट टिश्यू। इनके बीच में डिफरेंस लिख लो अपने नोट्स में। शाबाश, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं ग्रोथ इन प्लांट्स। एक्चुअल में ये टॉपिक इस चैप्टर में कभी दिया ही नहीं गया था। ठीक है, मतलब ये टॉपिक जब पुराने वाली एनसीईआरटी में नहीं भी रिमूव हुए थे टॉपिक्स, तब भी नहीं था। लेकिन इसके बिना आपको फील आएगी नहीं। अगर मैं कुछ बातें समझाऊंगा आपको तो आपको फील आएगी नहीं, क्वेश्चन पढ़ के नहीं समझ में आएगा कि वो क्या बोल रहा है। ठीक है, चलो टॉपिक पे जंप करते हैं, सीधा खुद फील करना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको समझना। ये टॉपिक आपकी एनसीईआरटी के सिलेबस में है अभी भी, ठीक है, लेकिन इस चैप्टर में नहीं है, ये बात अलग है। इस पे क्वेश्चंस आते हैं, इसकी स्टेटमेंट जो हैं, इसके वर्ड्स जो हैं वो यूज होते हैं। तो मैं बिल्कुल बेटा चुन चुन के वो सारे टॉपिक्स आपको करवा रहा हूं जो टॉपिक्स किसी भी फॉर्म में आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये वो छोटे टॉपिक्स हैं जिनका यूज आपका पक्का होगा। कोई भी ऐसी फालतू चीज नहीं कराऊंगा जो आपके कभी काम नहीं आएगी। उस बारे में आप बिल्कुल बेफिक्र रहो। ठीक है, चलो देखो, ग्रोथ इन प्लांट्स की अगर हम बात करें तो किसी भी प्लांट के अंदर बेटा दो टाइप की ग्रोथ होती है, ये बात आपको समझनी है। सबसे पहले जो यंग प्लांट होता है ना बेटा, वो अपनी हाइट को इंक्रीज करता है। प्लांट की हाइट को इंक्रीज करने वाली ग्रोथ को हम कहते हैं 1 डिग्री या प्राइमरी ग्रोथ। ध्यान सुनना, मैंने क्या बोला, व्हाट इज प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ के केस में प्लांट की क्या बढ़ती है, हाइट बढ़ती है, हाइट इंक्रीज होती है। जबकि दूसरे टाइप की ग्रोथ कौन सी होती है सर, जब प्लांट अपनी गर्थ इंक्रीज करे, गर्थ इंक्रीज करे, तो उस ग्रोथ को हम बोलते हैं बेटा 2 डिग्री या फिर सेकेंडरी ग्रोथ। 2 डिग्री बोल लो या फिर क्या बोल लो इसको, सेकेंडरी ग्रोथ। होपफुली आपको समझ में आया, बहुत मुश्किल नहीं है, ध्यान से सुनना। एक यंग प्लांट सबसे पहले अपनी हाइट बढ़ाता है, तब उसके बाद मोटा होता है। ठीक है, तो जो प्लांट की हाइट बढ़ती है बेटा, प्लांट की क्या बढ़ेगी, हाइट, उसको बोलेंगे प्राइमरी ग्रोथ। और प्लांट की जब गर्थ बढ़ती है, डायमीटर बढ़ेगा प्लांट का, ठीक है, मोटापा बढ़ेगा, प्लांट में वुड आनी शुरू हो जाती है, लकड़ी आनी शुरू हो जाएगी प्लांट के अंदर, उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी ग्रोथ। सिंपल। तो प्राइमरी ग्रोथ एंड सेकेंडरी ग्रोथ, दो टाइप की प्लांट में ग्रोथ होती है। अगर आप पूछोगे कि सर पहले कौन सी होती है, वैसे दोनों साइमल्टेनियसली चल सकती हैं, बट अगर आप पूछोगे सबसे पहली ग्रोथ प्राइमरी होगी, उसके बाद होगी सेकेंडरी ग्रोथ। अब ये प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ कराने के लिए टिश्यू कौन से रिस्पॉन्सिबल हैं, उसकी कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। ध्यान से सुनना, मेरी आवाज पे फोकस करना और जो मैं लिख रहा हूं उस पर फोकस करना। ठीक है बेटा, जब एक प्लांट एम्ब्रियो स्टेज में होता है, कौन से स्टेज में होगा, एम्ब्रियो स्टेज में होगा, तब उसकी बॉडी में जो टिश्यूज होते हैं उनको बोला जाता है प्रोमेरिस्टेम। प्रोमेरिस्टेम, प्रो मतलब प्रिमिटिव, मेरिस्टेम मतलब ये मेरिस्टेम से भी पहले बनते हैं, ये मेरिस्टेम से भी पुराने टिश्यूज हैं। तो प्लांट में जब आप एम्ब्रियो स्टेज पे, एम्ब्रियो स्टेज का मतलब क्या हो गया, अभी अपने मॉर्फोलॉजी के अंदर सीड पढ़ा है बेटा, ठीक है, आपको याद होगा। अगर आप में से किसी ने नहीं पढ़ा तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा जाके मॉर्फोलॉजी की वीडियो देखो। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आएगा ये टॉपिक और फील आएगा। जब मैं मोनोकॉट डाइकॉट बोलूंगा तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या बोल रहा हूँ। चलो, मैं एम्ब्रियो की बात कर रहा हूँ। एम्ब्रियो में जब वो प्लूम्यूलर रेडिकल बनाने वाला होता है, उस टाइम पे जो टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं एम्ब्रियो के अंदर, उन टिश्यूज को कहते हैं प्रोमेरिस्टेम, मेरिस्टेम से भी पहले वाले टिश्यू। ठीक है, अब ये प्रोमेरिस्टेम जब प्लांट यंग हो जाता है, यंग प्लांट, तो ये प्रोमेरिस्टेम कन्वर्ट हो जाते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम में। कौन से टिश्यू में कन्वर्ट होते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम। अब क्या होगा बेटा, ये प्राइमरी मेरिस्टेम क्या करेंगे, प्राइमरी मेरिस्टेम में तो बताओ डिवाइडिंग होंगे कि नॉन डिवाइडिंग होंगे, ये डिवाइडिंग होंगे। डिफरेंशिएटेड कि अनडिफरेंशिएटेड, तो बहुत ही बढ़िया, दीज आर अनडिफरेंशिएटेड। अनडिफरेंशिएटेड मतलब इनको अभी अपना काम नहीं पता है कि हमको क्या करना है, ये नहीं पता है अभी इनको, तो ये अनडिफरेंशिएटेड है। तो इनका काम है सिर्फ डिवाइड करना। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स का मेजर फंक्शन होता है सिर्फ डिवाइड करना। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके जो सेल्स बनाएंगे, जो टिश्यूज बनाएंगे, उस टिश्यू को बोला जाता है प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। सो दीज टिश्यू आर कॉल्ड एज प्राइमरी परमानेंट। व्हाट आर प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, जो प्राइमरी मेरिस्टम से बना वो परमानेंट। ठीक है, इसका मतलब मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड हुए और डिवाइड होने के बाद इन्होंने जो सेल्स बनाए, ठीक है, उन्होंने जो सेल्स बनाए वो सेल्स डिफरेंशिएट हो गए, डिफरेंशिएट हो गए।
और अब ये फर्दर अभी अभी फिलहाल के लिए फर्दर सेल डिवीजन का पार्ट नहीं है, ये सेल डिवाइड नहीं करेंगे, ये प्लांट में कुछ काम करेंगे। क्या काम करेंगे? ये प्लांट में फोटोसिंथेसिस कराएंगे, ये प्लांट में सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, ये प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का काम करेंगे, ये प्लांट में फूड स्टोरेज का काम करेंगे। तो अलग अलग काम होगा इस परमानेंट का, ठीक है। और इस दौरान, जिस दौरान, ध्यान सुनना, जिस दौरान प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ने प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनाया, इस दौरान जो ग्रोथ होती है, इस ग्रोथ को बोलते हैं हम प्राइमरी ग्रोथ, ठीक है। व्हाट इज प्राइमरी ग्रोथ? प्लांट की हाइट। प्लांट की हाइट कैसे बढ़ती है सर? प्लांट की हाइट ऐसे बढ़ती है जब प्राइमरी मेरिस्टेम प्राइमरी परमानेंट बनाता है, प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज बनाएगा, उस टाइम पे जो सेल्स बने प्राइमरी परमानेंट, उसकी वजह से प्लांट की हाइट बढ़ जाएगी। अब सर कुछ प्लांट्स के अंदर प्लांट की गर्थ भी तो बढ़ानी होती है, प्लांट की मोटाई बढ़ानी होती है, प्लांट में लकड़ी आनी होती है। सारे प्लांट्स में वुड नहीं बनती है, ठीक है। जिनमें वुड बनती है सिर्फ उन्हीं की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। मैं स्पेसिफाई कर दूंगा अभी फिर से, अभी फिलहाल मेरी बात को फ्लो में चलो, जरा समझो मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूँ। प्राइमरी परमानेंट अब क्या करेंगे? ये प्राइमरी परमानेंट वापस से कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा, किसके अंदर? ये प्राइमरी परमानेंट वापस से कन्वर्ट हो जाएंगे मेरिस्टेम में। लेकिन अब जो मेरिस्टेम बना, वो मेरिस्टेम प्राइमरी मेरिस्टेम नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा सेकेंडरी मेरिस्टेम। व्हाट इज सेकेंडरी मेरिस्टेम? सेकेंडरी मेरिस्टेम वो मेरिस्टेम जिसके पास डिवाइड होने की ताकत है, तभी तो इसको क्या बोल रहे हैं? मेरिस्टेम। तो डिफरेंशिएटेड है कि अनडिफरेंशिएटेड है? ये अनडिफरेंशिएटेड है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। इसको अभी अब फिर से ही इसका काम क्या हो गया? डिवाइड होना। देखो जादू देख पा रहे हो? मतलब जो परमानेंट टिश्यू डिवाइड नहीं कर रहे थे, अब उन्होंने डिवाइड करना शुरू कर दिया है एक स्टेज ऑफ लाइफ पे प्लांट की। और अगर इन्होंने डिवाइड करना शुरू कर दिया, अब इसको परमानेंट नहीं बोलेंगे, इसको मेरिस्टेम बोलेंगे। लेकिन क्या ये वाली मेरिस्टेम प्लांट में शुरू से प्रेजेंट है या ये अभी अभी बनी है प्राइमरी परमानेंट से? तो ये अभी अभी बनी है सर, ठीक है। इसीलिए इसके नाम के आगे सेकेंडरी लगाना पड़ेगा। क्या बोलेंगे इसको? सेकेंडरी मेरिस्टेम। और अब ये जो सेकेंडरी मेरिस्टेम बनी, ये डिवाइड होके जो टिश्यूज बनाएगी, इन टिश्यूज को बोलते हैं सेकेंडरी परमानेंट टिश्यूज। क्या बोलेंगे इन टिश्यू को? सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। और ये सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू फिर से क्या हो जाएगा? सोचो, डिफरेंशिएटेड। फिर से क्या हो गया? ये डिफरेंशिएट हो गया, क्योंकि परमानेंट का तो काम होता है डिवाइड ना करना, तो ये फिर से नॉन डिवाइडिंग फेज में आ गया है। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि एक प्लांट जब बुजुर्ग हो जाता है, जब वो मरने वाला होता है, ठीक है, डेथ के करीब होगा, सेनेसेंस, बुढ़ापा आ चुका है, प्लांट में सेनेसेंस बुढ़ापे को कहते हैं, बुढ़ापा आ चुका है और अब वो मरने वाला है, उस टाइम पे प्लांट की बॉडी में मेजॉरिटी ऑफ जो टिश्यूज होते हैं वो क्या होंगे? सेकेंडरी परमानेंट। इसके बाद सिर्फ मौत है प्लांट में, सेकेंडरी परमानेंट के बाद अब कुछ नहीं होगा। तो आपको होपफुली सीक्वेंस समझ में आ रहा है प्लांट का। पचाओ इस चीज़ को। हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे पहली बारी पढ़ रहे हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप पहली बारी पढ़ रहे हो, तो एकदम इस बात को फील करो। क्या कि जब प्लांट एम्ब्रो स्टेज पे होता है तो उसमें जो टिश्यूज होते हैं उनको बोलते हैं हम प्रोमेरिस्टेम। प्रोमेरिस्टेम जब प्लांट यंग हो जाता है, प्रोमेरिस्टेम जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनाएगा उसको बोलेंगे प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम बनाएगा प्राइमरी परमानेंट, प्राइमरी परमानेंट बनाएगा सेकेंडरी मेरिस्टेम, और सेकेंडरी मेरिस्टेम बनाएगा क्या? सेकेंडरी मेरिस्टेम बनाएगा क्या? सेकेंडरी परमानेंट। समझ में आ गई मेरी बात? अब आपको ये अलग अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ऊपर ही मैंने बता दिया कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स अनडिफरेंशिएटेड और डिवाइडिंग होंगे, और परमानेंट टिश्यू डिफरेंशिएटेड और नॉन डिवाइडिंग होंगे। तो ये बात तो देखो, जहां जहां मेरिस्टेम आएगा अनडिफरेंशिएटेड लिख दो, जहां जहां परमानेंट आएगा वहां डिफरेंशिएटेड लिख दो। सिर्फ समझो इस टॉपिक को, ठीक है। मैंने क्या बोला था? जब प्राइमरी परमानेंट प्राइमरी मेरिस्टेम प्राइमरी परमानेंट बनाएगा तो उसको बोलेंगे प्राइमरी ग्रोथ। जब सेकेंडरी मेरिस्टेम सेकेंडरी परमानेंट बनाएगा, यहां पे भी तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हुआ सर, बिल्कुल हुआ, इसको कहते हैं बेटा हम सेकेंडरी ग्रोथ। तो सेकेंडरी ग्रोथ में क्या होता है? सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर सेकेंडरी मेरिस्टेम सेकेंडरी परमानेंट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ कॉमन सेंस लगाना है। ये मत सोचना कि सर बहुत कुछ याद रखने वाला है इस टॉपिक में। पहले मैं क्या करूं? पहले मैं इन दोनों सेक्शंस को सेपरेट कर दूं इन ऑर्डर कि आपको ये चीज़ें कंफ्यूजिंग ना लगे, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, आप एक बात बताओ मेरे को, क्या यहाँ पर, इधर चेक करो, इधर, ठीक है, सॉरी, इधर चेक करो, क्या यहाँ पर ये जो अनडिफरेंशिएटेड मेरिस्टम टिश्यू है, ये डिफरेंशिएटेड परमानेंट में कन्वर्ट हो गया? बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब टिश्यू अनडिफरेंशिएटेड से डिफरेंशिएटेड हो गए क्या? तो क्या मैं इस स्टेप को बोल सकता हूं डिफरेंशिएशन? शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, क्यों? क्योंकि इस वाले चार्ट में अभी एक्सप्लेन करता हूं।
क्या मैं बोल सकता हूँ इसको डिफरेंशिएशन? बिल्कुल सही बात है सर, बोल सकते हो, क्योंकि अनडिफरेंशिएटेड से डिफरेंशिएशन हो गया तो डिफरेंशिएशन। अब बताओ डिफरेंशिएशन से फिर से अनडिफरेंशिएटेड हो गया, डिफरेंशिएटेड टिश्यू जो परमानेंट थे वो फिर से अनडिफरेंशिएटेड में कन्वर्ट हो गए, तो क्या मैं सर इसको बोल दूं डी डिफरेंशिएशन? डी डिफरेंशिएशन, डी मतलब ऑपोजिट, ऑपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन, बिल्कुल सच बात है। लेकिन सर तीसरी बार फिर से एक हरकत हुई कि जो अनडिफरेंशिएटेड सेकेंडरी मेरिस्टेम था वो फिर से डिफरेंशिएट हो गया, क्योंकि उसने परमानेंट बना दिया। तो अब इसको क्या बोलेंगे? तो अनडिफरेंशिएटेड से डिफरेंशिएट हुआ, तो अगर आप में से कोई भी बच्चा ये सोच रहा है डिफरेंशिएटेड, तो बहुत सही है, इसका मतलब आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, क्या ये डिफरेंशिएशन कहलाने लायक है? डिफरेंशिएशन तब बोलते जब ये पहली बार हो रहा है, ये दोबारा हो रहा है तो इसको डिफरेंशिएशन से ज़्यादा बेटर है क्या बोलना? रीडिफरेंशिएशन। तो प्लांट की ग्रोथ के दौरान आपको तीन मेजर इवेंट्स दिखते हैं, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन। ठीक है, अगर आपको ये लग रहा है कि मैंने यहाँ पे खिचड़ी पका दी है, ठीक है, अगर आपको लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है, राइटिंग थोड़ी सी ठीक नहीं है, ठीक ठाक नहीं है मेरी, लेकिन तो आप ये देखो, इसीलिए आपके लिए ये निकाल के लाया हूँ मैं एकदम बढ़िया ताज़ा ताज़ा। समझो इस बात को, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रोमेरिस्टम दिख रहा है। प्रोमेरिस्टम कहाँ होता है? एम्ब्रियो स्टेज पे होता है, कंपेयर करो। फिर प्रोमेरिस्टम क्या बनाएगा? प्राइमरी मेरिस्टम। फिर क्या बनेगा? प्राइमरी परमानेंट। फिर क्या बनेगा? सेकेंडरी मेरिस्टम। फिर क्या बनेगा? सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। तो आपको पहले तो सीक्वेंस याद करना है, उसके बाद याद रखना है कि ये डिफरेंशिएटेड थे मेरिस्टम, ये अनडिफरेंशिएटेड थे, ओ सॉरी, मेरिस्टम अनडिफरेंशिएटेड थे, परमानेंट डिफरेंशिएटेड थे। तो आपने अनडिफरेंशिएटेड से डिफरेंशिएटेड में कन्वर्ट किया तो डिफरेंशिएशन, उसके बाद परमानेंट से मेरिस्टम में आए तो डी डिफरेंशिएशन, फिर सेकेंडरी मेरिस्टम से सेकेंडरी परमानेंट में आए तो री डिफरेंशिएशन। तो ये चार्ट ड्रॉ कर लेना, ये चार्ट ही यहाँ पे समझाया, तो दोनों में से कुछ भी ड्रॉ करो, इट्स अप टू यू, फ्रीडम इज अप टू यू। प्राइमरी सेकेंडरी ग्रोथ का मेरे को मतलब समझाना था आपको कि प्लांट में हाइट का बढ़ना इस प्राइमरी ग्रोथ और गर्थ का बढ़ना इस सेकेंडरी ग्रोथ, और प्राइमरी और सेकेंडरी टिश्यू का मतलब भी आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, वो टिश्यू जो कि प्लांट में शुरू से प्रेजेंट है, पहले बनते हैं, उनको बोला जाएगा प्राइमरी टिश्यू, और जो बाद में बनेंगे ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ, प्लांट की जब गर्थ बढ़ानी होगी, मोटापा बढ़ाना होगा, तब जो टिश्यूज बनेंगे उनको हम बोलेंगे सेकेंडरी टिश्यूज। ठीक है, तो प्राइमरी टिश्यू और सेकेंडरी टिश्यू, चलो ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो, लेकिन इसके बिना जब आप क्वालिटी एमसीक्यू सॉल्व करोगे ना बेटा, क्वालिटी प्रीवियस ईयर एम्स में जो आए हुए हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर नीट के कुछ स्पेसिफिक क्वालिटी क्वेश्चंस, ठीक है, तब आपको फील होगी जो मैं बात बता रहा हूँ। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन वैसे भी ये प्लांट फिजियो में आपके काम आ जाएगा, तो आप उस बात में बिल्कुल बेफिक्र रहो। ठीक है, कि इस चैप्टर में काम नहीं आ रहा तो कहीं काम नहीं आएगा। ठीक है, बिल्कुल आएगा। देखो अब इधर आगे, अब मेरिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, भाई मेरिस्टमैटिक टिश्यू प्रेजेंट किधर है, उस बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, मेरिस्टमैटिक टिश्यू को क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। तो तीन क्लासेस है, देखो जरा, एक तो हो गया एपिकल मेरिस्टम, शायद ये मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि आप मेरे से मॉर्फोलॉजी पढ़े हुए हो, तो आपको सुनते ही समझ में आ गया होगा। एपिकल मेरिस्टम मतलब टिप, ऐसी मेरिस्टम जो टिप पे प्रेजेंट हो उसको क्या बोलेंगे हम, एपिकल मेरिस्टम। ठीक है, तो शूट टिप की ग्रोथ कराएगी, रूट टिप की ग्रोथ कराएगी, तो एपिकल मेरिस्टम टिप पे प्रेजेंट है। ठीक है, दूसरा क्या हो गया बेटा, इंटर कैलरी। इंटर कैलरी का मतलब होता है बीच में प्रेजेंट है, दो परमानेंट टिश्यूज के बीच में अगर ये प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे इसको, इंटर कैलरी। और लेटरल मतलब साइड में प्रेजेंट है, ऐसे रन कर रही है, तो इसको बोलेंगे लेटरल मेरिस्टम। एक्चुअल में लेटरल मेरिस्टम ही सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान सबसे ज्यादा हेल्प करती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये टॉपिक क्योंकि एनसीईआरटी से उड़ चुका है तो इस टॉपिक पे मैं ज़्यादा फोकस नहीं करवाना चाहता हूँ आपका। ठीक है, नहीं इस पे टाइम वेस्ट करेंगे, तो इतना याद कर लो कि मेरिस्टमैटिक टिश्यूज तीन प्रकार के हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। तो सर अभी ऊपर जो पढ़ाया था आपने, प्राइमरी मेरिस्टम, सेकेंडरी मेरिस्टम, वो क्या था भाई, वो था ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कि वो कब बने। तो प्राइमरी मेरिस्टम हो सकता है या सेकेंडरी मेरिस्टम हो सकता है, जो बाद में बने वो सेकेंडरी मेरिस्टम, जो पहले बने वो प्राइमरी मेरिस्टम, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, लेकिन पोजीशन के बेसिस पे तीन प्रकार का, एपिकल, इंटर कैलरी और लेटरल, और पोजीशन आपको डायग्राम एकदम सेल्फ एक्सप्लेन कर रहा है कि कहां पे मिलेगा, तो कहां, तो साइड पे मिलेगा तो लेटरल, कहीं बीच में मिलेगा तो क्या बोलेंगे, इंटर कैलरी, और अगर टिप पे मिलेगा तो एपिकल। चलो जी, ठीक है, ये टॉपिक नहीं है एनसीईआरटी में ऊपर वाला। अब हम यहां पर आ जाते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू, इसी की मैं बात कर रहा था, इसी की बात कर रहा था कि ये पूरा टॉपिक आपके एनसीईआरटी से उड़ चुका है, लेकिन इसको पढ़ाए बिना अगर मैं सीधा एनाटॉमी पे जंप करता हूं तो इस टॉपिक के साथ आप, इस टॉपिक में आप परेशान हो जाओगे, क्योंकि वो टर्म्स में जब मैं बोलूंगा पैरन कायमा, जब मैं बोलूंगा कॉलन कायमा, जब मैं बोलूंगा स्क्लेरन कायमा, स्क्लेरीड्स, ठीक है, या मैं बोलूंगा फाइबर्स, जाइलम फाइबर्स के बारे में,
तो ये सब चीज़ें आप फील ही नहीं कर पाओगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो आपको एक ओवरव्यू तो ज़रूर होना चाहिए, बेसिक बिल्कुल पता होना चाहिए आपको इन टिश्यूज़ के बारे में, तभी तो टिश्यूज़ के अरेंजमेंट पढ़ने में मज़ा आएगा। कहाँ पे स्क्लेरन कायमा, कहाँ पे कॉलन कायमा, कहाँ पे पैरन कायमा, क्या जाइलम क्या फ्लोएम, पता तो चले क्या है। तो फटाफट देख लेते हैं ज़रा, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में नहीं, उतना डिटेल में जितना डिटेल में हमको चाहिए बस। चलो देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू की अगर हम बात करें तो दो कैटेगरी में प्लांट टिश्यू को क्लासिफाई किया जाता है। अभी अभी हम ये बात मस्त पढ़ के आए हैं। एक तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गए बेटा, एक हो गए परमानेंट टिश्यू, और दोनों की ही अब नॉलेज आपको अच्छे से है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिफरेंशिएटेड होते हैं कि अनडिफरेंशिएटेड, जल्दी बोलो। इट इज अनडिफरेंशिएटेड, बहुत बढ़िया। डिवाइडिंग के नॉन डिवाइडिंग, इट इज नॉन डिवाइडिंग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। परमानेंट की बात करें तो डिफरेंशिएटेड के नॉन डिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएटेड। डिवाइडिंग के नॉन डिवाइडिंग, आपके नॉन डिवाइडिंग, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर कैसे, अनडिफरेंशिएटेड एंड डिवाइडिंग, जबकि परमानेंट टिश्यूज आर डिफरेंशिएटेड एंड नॉन डिवाइडिंग, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं बेटा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को तीन क्लासेस में क्लासिफाई किया गया, तीन टाइप्स में, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। ये हम डायग्राम में देख के आ चुके हैं, तो वी ऑलरेडी डिड दिस। अब इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, परमानेंट पे फोकस करते हैं। परमानेंट में बेटा दो ग्रुप्स दिए हैं परमानेंट के, एक तो आपको सिंपल परमानेंट दे दिया और एक कॉम्प्लेक्स दे दिया। सिंपल और कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं करना है, कॉमन सेंस लगाओ। सिंपल टिश्यू का मतलब क्या हो गया, सिंपल मतलब एक ही मोनोलेयर, एक ही टाइप के लेयर टिश्यू से, सेल से बने। तो ऐसा टिश्यू जो एक ही टाइप के सेल से बना हो, ठीक है, एक ही टाइप के सेल से बना हो, उसको बोलते हैं हम सिंपल, ठीक है। सो व्हाट इज सिंपल परमानेंट टिश्यू, ऐसा परमानेंट टिश्यू जो कि किससे बना है, ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स, एक ही टाइप के सेल्स हैं। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या हो गया, तो इसके बिल्कुल सामने इसके ऑपोजिट स्टेटमेंट लिख दो। क्या लिखोगे यहां पर, मोर देन, इट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप्स ऑफ टिश्यू, टिश्यूज। मतलब ये सिंपल ही मिलकर एक से ज्यादा सिंपल मिलकर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। चलो देखो, सिंपल को हम डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं। सिंपल में तीन आपके टाइप्स आएंगे, एक आएगा पैरन कायमा, एक आएगा कॉलन कायमा, एक आएगा स्क्लेरन कायमा। तो सब फटाफट से याद करो, सिंपल कौन से हो गए तीन, पैरन कायमा, कॉलन कायमा, स्क्लेरन कायमा। कायमा 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 है तो पैरन कॉलन स्क्लेरन, पैरन कायमा, कॉलन कायमा, स्क्लेरन कायमा। और मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप कोई भी वर्ड पहली बार बोल रहे हो ना, तो उसको मेरे साथ साथ प्रोनाउंस किया करो। ये मैं आपके लिए प्रोनाउंस कर रहा हूँ, मुझे तो आता है, तो आपके लिए प्रोनाउंस कर रहा हूँ, ताकि आप रिपीट करोगे ना तो आपको याद हो जाएंगी चीज़ें, आपको लिखने में अजीब नहीं लगेगा शब्द को, ठीक है। तो चलो, कॉम्प्लेक्स में कौन आते हैं बेटा, आपके फेवरेट, 10th क्लास में भी पढ़ के आए हो, तो उसको ज़्यादा डेप्थ में हम जाएंगे भी नहीं। अब इसके स्ट्रक्चर की हमको डिटेल नहीं पढ़नी है, पहले पढ़नी होती थी, अब नहीं पढ़नी है। मैं वो सब बताऊंगा जो यूज़ होगा, लेकिन डिटेल नहीं। चलो देखो, पैरन कायमा, कॉलन कायमा, स्क्लेरन कायमा हो गया। स्क्लेरन कायमा में दो टाइप्स, फाइबर्स एंड स्क्लेरिड्स, फाइबर्स एंड स्क्लेरिड्स। ये हम जब स्क्लेरन कायमा पढ़ेंगे तभी समझेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ शेप ये दो टाइप के होते हैं, ठीक है। स्क्लेरिड होते हैं बेटा गोल, ठीक है, और फाइबर्स होते हैं बेटा लंबे। बस यही फर्क है इनकी शेप में, बाकी हम देखेंगे। बाकी कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तो दो टाइप देखेंगे, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। जाइलम के पार्ट्स ये लिखे हुए, ये हम अभी आगे देख लेंगे, और फ्लोएम के टाइप्स ये लिखे हुए कि कौन कौन से पार्ट्स को मिला के फ्लोएम बनता है और कौन कौन से पार्ट्स को मिला के जाइलम बनता है, ठीक है। तो चलो एक एक करके जरा समझ लेते हैं, जितना हमको जरूरत है उतना, तीन तीन चार चार शब्द, तीन तीन चार चार लाइनें जो हमको पता होनी चाहिए एनाटॉमी पढ़ने के लिए, बस वही, ठीक है। देखो, पैरेन्काइमा सबसे पहला, सिंपल परमानेंट टिश्यू। व्हाट इज कॉल्ड ए सिंपल, बताओ क्यों सिंपल कह रहे हैं, क्योंकि यहां पर सिर्फ एक ही टाइप का टिश्यू प्रेजेंट है। और पैरेन्काइमा देखो कैसा दिखता है, देखो सारे टिश्यू एक ही जैसे दिख रहे हैं। अब इसमें क्या क्या दिखेगा आपको, देखो पैरेन्काइमा का डायग्राम देखो, क्या आपको दो टिश्यूज, दो सेल्स के बीच में यहाँ पे गैप दिख रहे हैं, क्या आपको यहाँ पे स्पेसेस दिख रहे हैं, इन स्पेसेस को बोलते हैं एयर स्पेसेस या फिर इंटर सेलुलर स्पेसेस। इंटर मतलब बिटवीन, सेलुलर मतलब सेल, तो सेल के बीच के स्पेसेस यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ये पैरेन्काइमा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि दो सेल्स के बीच में अच्छा खासा स्पेस प्रेजेंट होगा। दूसरा, पैरेन्काइमा के जो सेल्स होते हैं बेटा, वो ओवल शेप के होंगे, राउंड हो सकते हैं, ठीक है। आइसोडायमेट्रिक भी बोलते हैं। आइसोडायमेट्रिक मतलब जिनका डायमीटर सेम हो, तो सर्कुलर शेप को आइसोडायमेट्रिक बोलते हैं। उसके बाद बेटा इनके सेल्स के अंदर आपको अच्छा खासा वैक्यूल दिखेगा, इसके सेल्स में आपको न्यूक्लियस दिखेगा। तो याद रखना है, पैरेन्काइमा एक लिविंग टिश्यू है, जब भी प्रेजेंट होगा लिविंग प्रेजेंट होगा। क्यों, क्योंकि इसके पास न्यूक्लियस अपना अपना क्या है, इसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन और अपना साइटोप्लाज्म है, ठीक है, सब कुछ है इसके पास, ठीक है। अब देखो जरा इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या क्या है पैरेन्काइमा के। पैरेन्काइमा बेटा थिन वॉल्ड होता है,
ठीक है। इसके पास जो वॉल होती है वो कैसी होती है, थिन होती है, और ये किस चीज़ की बनी होती है, सेलुलोज। प्लांट की नॉर्मल सेल वॉल भी तो सेलुलोज की होती है, तो ये टिपिकल प्लांट सेल है, ठीक है। सेलुलोज की सेल वॉल और थिन वॉल, ज़्यादा थिक नहीं होती है सेल वॉल। नेक्स्ट, इंटरसेलुलर स्पेसेस इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, दो सेल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है। शेप कैसी हो सकती है सर, राउंड हो सकती है, ओवल हो सकती है, स्फेरिकल हो सकती है। तो आप अलग अलग टाइप की शेप्स इसकी देख सकते हो। जनरली स्फेरिकल या आइसोडायमेट्रिक शेप बोलते हैं। आइसोडायमेट्रिक मतलब जिसमें डायमीटर लगभग क्या हो, सेम, ठीक है, सेम लेंथ का डायमीटर। चलो आगे देखो, फंक्शन क्या हो सकता है सर इसका, तो फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, कुछ टेंथ वाली बात याद आ रही है आपको कि लीफ के अंदर कौन से टिश्यूज आपने पढ़े थे जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, कौन से सेल्स, क्या कभी मीजोफिल सेल के बारे में सुना है? बेटा लीफ के अंदर वो सेल जो फोटोसिंथेसिस करता है, जो कि लीफ को ग्रीन कलर देता है, जिसमें फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है, वो एक्चुअल में मीजोफिल है। और मीजोफिल सेल और कुछ नहीं, वो पैरेनकाइमा एक टाइप का। तो मीजोफिल सेल इज अ टाइप ऑफ पैरेनकाइमा। तो पैरेनकाइमा फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं बेटा प्लांट को। सोच लो कितने इंपॉर्टेंट टिश्यू हैं, अंदाजा लगाओ। दूसरा, स्टोरेज, स्टार्च वगैरह स्टोर करना होगा, ठीक है, तो भी आपके पैरेनकाइमा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दूसरा, सिक्रीशन, ठीक है, सिक्रीशन मतलब कोई भी चीज़ सिक्रीट करनी है प्लांट को बाहर, तो उसमें भी काम करते हैं, बट मेजर इनके ऊपर वाले दो फंक्शन है, फोटोसिंथेसिस एंड स्टोरेज, ठीक है। तो चलो अब कॉलन कायमा की तरफ आते हैं। पैरन कायमा ढंग से देख लिया, फिर से नजर मार लो। अब आते हैं कॉलन कायमा की तरफ। कॉलन कायमा में पहली चीज जो आपको दिखनी चाहिए, बिल्कुल है ना, बिल्कुल दिखनी चाहिए, आंखें बंद करके भी दिखनी चाहिए, ठीक है। देखो कैसे दिखेगी ये चीज, मैं ये बोल रहा हूं कि क्या आपको कॉलन कायमा के ऊपर वाले डायग्राम में दो सेल्स के बीच में बिल्कुल भी स्पेस दिख रहा है क्या? ठीक है, तो अगर आपका आंसर नो है, ठीक है, तो आप गलत हो, और अगर आपका आंसर येस है तो मुबारक हो, आपकी आंखें ठीक हैं, आप अंधे नहीं हो एटलीस्ट। तो यहाँ पे क्या है, दो सेल्स के बीच में बिल्कुल भी आपको इंटरसेलुलर स्पेस नहीं दिख रहा है। तो ये कॉलन कायमा में होता है कि सेल्स आपस में एकदम बढ़िया से चिपके हुए होते हैं। दूसरा, इनकी सेल वॉल बहुत थिक होती है, और थिक ही नहीं, इनकी सेल वॉल में कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि सेल वॉल कोनों से बहुत थिक होगी। चेक करो, कोने एक्सट्रीम, ये रेड कलर का जो है थिकनेस दिखाया हुआ है, जो इसके कॉर्नर्स हैं वो एक्सट्रीम लेवल पे थिक है। तीसरी बात, इसमें न्यूक्लियस दिखता है क्या सर? बिल्कुल दिखता है, ठीक है। वॉल क्या है? थिक होती है। वैक्यूल दिखेगा भाई, प्लांट सेल है तो वैक्यूल कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है प्लांट सेल का, और सेल वॉल तो होगी होगी जो कोनों से थिक होगी। फटाफट देखो जरा, क्या डायग्राम में जो लिखा है, डायग्राम में जो दिख रहा है वो लिखा है कि नहीं लिखा है? इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट। कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता इनके पास, थिक सेल वॉल होती है, और वो थिकनेस भी कहाँ पे होगी सबसे ज़्यादा? कॉर्नर पे। भाई कॉर्नर पे थिक हो गया, ऐसा क्या है, कॉर्नर पे सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन आके डिपॉजिट हो जाता है। कौन से मॉलिक्यूल्स आके डिपॉजिट हो रहे हैं? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन। फंक्शन क्या है इसका? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। क्या सारे पार्ट्स को मैकेनिकल सपोर्ट यही प्रोवाइड करता है? आंसर इज नो, सारे पार्ट्स को नहीं करता है। कहाँ कहाँ पे होता है, तो कुछ बातें याद रखनी है। जब एक प्लांट की स्टेम यंग होती है, तो उस यंग प्लांट की स्टेम को कभी आप देखना, वो थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होती है, लेकिन उसमें रिजिडिटी भी होती है। मतलब उस स्टेम को आप मोड़ तो सकते हो, लेकिन एक लिमिट के बाद वो मुड़ेगी नहीं, वो रिजिडिटी शो करती है, वो टूट जाएगी लेकिन मुड़ेगी नहीं। तो वो जो स्ट्रेंथ मिल रही है यंग प्लांट को एकदम, जिसमें ग्रीन स्टेम होती है, अभी बेचारा प्लांट जो है बिल्कुल पिद्दी है, छोटा सा है, तो उसके केस में यंग स्टेम को जो सपोर्ट करता है टिश्यू, उसका नाम होता है कॉलन कायमा। और क्या होता है सर? और होता है बेटा पीटियोल ऑफ लीफ, ठीक है, पीटियोल ऑफ लीफ को भी सपोर्ट करता है। पीटियोल ऑफ लीफ, पीटियोल ऑफ लीफ याद करो बेटा, वो डंडी है ना, लीफ को जिस स्टॉक से पकड़ के, जिस डंडी को से पकड़ के आप किसी को लीफ दोगे, ठीक है, अब वो आप डिसाइड करो कि आप किसी को लीफ क्यों दे रहे हो। ऐसे फूल देते हुए तो समझ में भी आता है, हो सकता है आपने लीफ पे कोई चिट्ठी वगैरह लिखी हो इसलिए आप दे रहे हो, लेकिन आप पीटियोल से पकड़ के लीफ दे रहे हो ना, तो इसका मतलब पीटियोल में स्ट्रेंथ है, तभी तो लीफ आपको बिल्कुल रिजिड दिख रही है, आपने पीटियोल से पकड़ी हुई है। तो पीटियोल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए भी कॉलन कायमा हेल्प करता है। बस नोट्स में ऐड कर लो, ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाएंगे भी नहीं उस टॉपिक में, ठीक है, जो एनसीईआरटी में नहीं है। आगे देखो, नेक्स्ट इज स्क्लेरन कायमा। स्क्लेरन कायमा बेटा एक ऐसा टिश्यू है जो जब भी प्रेजेंट होगा इसकी मृत्यु हो चुकी होगी, मतलब इट इज़ डेड। इसके डेड होने का सर रीज़न क्या है वो समझो। पहले तो यहाँ पे दो डायग्राम देखो, स्क्लेरेनकामा दो शेप्स में दिखता है आपके पास, दो वेरिएंट हैं इसके, एक है फाइबर और एक है स्क्लेरीड। स्क्लेरीड को स्टोन सेल्स भी बोला जाता है, स्टोन सेल्स। तो इसके दो वेरिएंट दिखते हैं आपको। अब दोनों वेरिएंट को देखो, और ये क्यों डेड है देखो, ना ही आपको इसमें कोई साइटोप्लाज्म, ना ही कोई प्रोटोप्लाज्म, कुछ नहीं दिखेगा, अंदर से सेल खत्म हो चुका है भाई साहब। क्यों खत्म हो चुका है? क्योंकि इसकी सेल वॉल जो है वो इतनी थिक हो जाती है कि बताया भी नहीं जा सकता, इतनी थिक सेल वॉल है। तो इट हैज़ द थिक सेल वॉल, थिकेस्ट सेल वॉल एमंग ऑल, पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, इनमें से स्क्लेरेनकाइमा की सेल वॉल सबसे थिक होती है,
ठीक है, तो एकदम थिक मोटी सेल वॉल है। उसके बाद इनके पास जो अंदर खाली स्पेस होता है उसको ल्यूमेन बोला जाएगा। खाली स्पेस ऐसे दिखाओ इसको, तो ये जो बीच में खाली स्पेस दिख रहा है इसको बोलते हैं ल्यूमेन। सिमिलरली जो इनका सर्कुलर वाला वेरिएंट होता है जिसको हम स्क्लेरिड या स्टोन सेल कहते हैं, इसमें भी जो बीच में खाली स्पेस है उसको क्या बोलेंगे, ल्यूमेन। और ये पूरा का पूरा ब्राउन कलर का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है, ये है इसका सेल वॉल। और आप चेक करोगे सेल वॉल में दरारें दिख रही हैं आपको, इन दरारों को बोला जाता है पिट्स। क्या बोलेंगे इन क्रैक्स को, पिट्स बोलेंगे। ठीक है, और ये जो पिट्स हैं बेटा ये चेक करो ब्रांच्ड है, सो दीज आर ब्रांच्ड पिट्स। ठीक है, कुछ सिंपल भी हैं, चेक करो ये सिंपल पिट्स भी हैं। सिंपल मतलब जो ब्रांच जिनकी ब्रांचिंग नहीं हुई हुई, और कुछ दरारों की ब्रांचिंग हुई हुई है। समझ में आ गई मेरी बात। तो ल्यूमेन मतलब खाली स्पेस इसके अंदर का, क्योंकि इनके पास साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म नाम की चीज़ तो है नहीं। ठीक है, सेल वॉल बहुत थिक हो चुकी है। अगर आप मेरे से पूछोगे सर सेल वॉल थिक क्यों हुई है, तो सेल वॉल थिक हुई है इसकी ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ अ पॉलीमर, बायोपॉलीमर, एक बायोमॉलिक्यूल की वजह से जिसको बोलते हैं लिग्निन। याद रखना है। तो स्क्लेरन कायमा की जो वॉल है वो थिक हो गई ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। इसको बोलते हैं लिग्निफाइड वॉल। लिग्निफाइड मतलब जिस पे लिग्निन चढ़ जाए उसको बोलेंगे लिग्निफाइड वॉल। तो लिग्निफाइड वॉल हो गई। ठीक है, तो डेड सेल्स विदाउट प्रोटोप्लाज्म, इसकी जरा फटाफट से स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ये डेड सेल होते हैं, इन पे प्रोटोप्लाज्म नाम की चीज़ नहीं होगी, उम्मीद मत करना कि जिंदा हैं, जिंदा होंगे। थिक सेल वॉल होती है इनके पास ड्यू टू लिग्निन, लिग्निफाइड हो चुके हैं, लिग्निन डिपॉजिट हो गया है, एक बायोमॉलिक्यूल है जो कि बहुत ही रिजिड है, टफ है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है एकदम। एंड दे हैव न्यूमरस पिट्स, इनके पास अच्छे खासे अमाउंट्स में क्या प्रेजेंट है बेटा, पिट्स, दरारें प्रेजेंट होती हैं इनके ऊपर। ठीक है, फंक्शन क्या है, स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी। ये तो सोचने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, इतना मैंने बता दिया कि थिक वॉल है, लिग्निन स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी देता है, तो यही काम करेंगे, स्ट्रेंथ और रिजिडिटी। ठीक है, जैसे स्टोन सेल्स की स्पेशली बात करूं तो वॉल्स ऑफ नट, नट की जो वॉल्स होती हैं बेटा आपकी इतनी स्ट्रेंथ होती है, कड़क होती है, तो वो कड़क कैसे है, इस वजह से। पल्प ऑफ गुआवा, पियर एंड सपोटा, चीकू हो गया, पियर हो गया, गुआवा हो गया, इनके केस में जब आप फ्रेश फ्रूट लाते हो तो आप चेक करो फ्रेश फ्रूट को जब आप ऐसे दांत मार के चबा के खाओगे तो आपको समझ में आ रहा है कि एक कड़क सी आवाज़ आती है उसको चबाने में। तो जो कड़क सी आवाज़ आ रही है वो इसलिए आ रही है क्योंकि इसके अंदर स्क्लेरिड्स प्रेजेंट है, विच इज़ अ टाइप ऑफ स्क्लेरन कायमा जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आप मेरी तरफ से इसको स्किप भी कर सकते हो लेकिन नोट्स में इनको ऐड कर लो फिर भी। ठीक है, लेकिन आपको पैरन कायमा, कॉलन कायमा, स्क्लेरन कायमा तीनों का फंक्शन पता होना चाहिए, क्या काम है वो पता होना चाहिए। अब हम आ गए क्या, सिंपल खत्म करने के बाद परमानेंट के एक और टाइप पे, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो कभी नहीं भूलना है कि ये परमानेंट की बात हो रही है। ऐसे टिश्यू जो कि क्या है, डिफरेंशिएटेड कि अनडिफरेंशिएटेड, दे विल बी डिफरेंशिएटेड। डिवाइडिंग के नॉन डिवाइडिंग, दे विल बी नॉन डिवाइडिंग, डिवाइड नहीं करेंगे और डिफरेंशिएटेड होंगे, इनको अपना काम पता है। तो कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, वन टाइप ऑफ टिश्यू या मल्टीपल टाइप ऑफ सेल्स और टिश्यू मिलके कॉम्प्लेक्स टिश्यू बनाते हैं। तो मल्टीपल टाइप्स ऑफ टिश्यू इन्वॉल्व होते हैं इसमें, जैसे कि जाइलम और फ्लोएम। देखो जरा आपको साफ साफ दिखेगा, यहाँ पे आपको फाइबर दिख रहा है तो ये स्क्लेरन कामा के फाइबर हैं। ठीक है, और या पैरन कामा तो दिख ही रहा है। तो चेक करो जाइलम और फ्लोएम में दो टाइप के टिश्यू तो बिल्कुल कॉमन है, तो इनको रटने की भी जरूरत नहीं है, ना ही इनको आपको अलग से याद रखना है कि भाई पैरन कामा और फाइबर तो दोनों में, जो जाइलम में होगा उसको बोलेंगे जाइलम फाइबर और जाइलम पैरन कामा, और जो फ्लोएम में होगा उसको बोलेंगे आपके फ्लोएम पैरन कामा और फ्लोएम फाइबर। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, जाइलम में लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा टीवी, टीवी बोले तो जाइलम टीवी है, या टीवी एक्स से याद कर लो, टीवी एक्स, जाइलम में टीवी, टीवी बोले तो ट्रैकीड्स एंड वेसल्स, ये दो चीजें होती हैं। फ्लोएम में क्या होता है, सीव ट्यूब एलिमेंट्स, ये सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स, ये दो चीज़ें होंगी। आपको सिर्फ इसके कंपोनेंट्स पढ़ने हैं, स्ट्रक्चर की डेप्थ में हम नहीं जाएंगे, लेकिन आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है कि जाइलम के कंपोनेंट्स कौन से हैं। आपने 10th क्लास में भी रिवाइज याद करे होंगे, तो यहाँ पे सिर्फ आप रिवाइज कर रहे हो। क्या बोला मैंने, जाइलम के कंपोनेंट्स बताओ फटाफट। पहला टी ट्रैकीड्स, वी वेसल, और फाइबर्स और पैरेन्काइमा तो होगा ही होगा। सिमिलरली फ्लोएम में भी फाइबर और पैरेन्काइमा तो हो गई, तो दो ही याद रखने के लिए बच गए। कौन सा याद कर लोगे, सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स, सिंपल एज दैट। लेकिन एक बात मैं आपको फिर भी बताना चाहूंगा यहाँ पे कि यहाँ पे ऊपर वाले तीनों को छोड़ के सिर्फ लिविंग जो होगा, द ओनली लिविंग स्ट्रक्चर इज जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, जबकि फ्लोएम के अंदर द डेड स्ट्रक्चर, द ओनली डेड स्ट्रक्चर इज व्हाट, जाइलम फाइबर। क्यों डेड बोल रहा हूं, क्योंकि ये क्या है, ये तो आपका स्क्लेरन कायमा है, तो स्क्लेरन कायमा तो होता ही डेड है ना, सोचने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, द ओनली लिविंग स्ट्रक्चर इन जाइलम इज पैरेन्काइमा, और फ्लोएम में सिर्फ एक ही डेड है जो कि क्या है, फाइबर। ठीक है, तो याद रखना है आपको।
चलो अब हम आ जाते हैं बेटा जाइलम के ऊपर। सिर्फ जाइलम में इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करूंगा, मैं जाइलम का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ाने वाला हूँ, टेंशन मत लो, क्योंकि अब वो आपके काम ही नहीं आएगा। काम आना होता तो एकदम सबसे पहले करा देता, चिंता मत करो। लेकिन अब जो चीज़ काम आएगी वो चीज़ पढ़ेंगे, एकदम ध्यान से सुनना मेरी बातों को, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी में भी लिखा था पहले और अब काम भी आएगा कि ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट कैसी हो रही है जाइलम की। प्राइमरी जाइलम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। प्राइमरी जाइलम क्या चीज़ होती है सर? प्राइमरी जाइलम वो जो कैसे बने, जो कि आपके प्राइमरी मेरिस्टेम से बने, तो ये प्राइमरी टिश्यू है। प्राइमरी परमानेंट को बोलते हैं हम क्या? प्राइमरी जाइलम, जो शुरू से प्लांट में प्रेजेंट है। जो बाद में बनती है जाइलम उसको बोलेंगे सेकेंडरी। बाद में मतलब ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ, प्लांट जब अपना मोटापा बढ़ा रहा होता है, गर्थ बढ़ा रहा होता है, उस टाइम पे जो प्लांट के अंदर जाइलम बनेगी उसको सेकेंडरी बोलेंगे। लेकिन जो यंग प्लांट में बनती है, प्लांट की हाइट बढ़ते हुए, वो प्राइमरी होती है। तो प्राइमरी जाइलम के दो पार्ट्स होते हैं बेटा। एक तो प्राइमरी जाइलम जब बनती है, मतलब प्राइमरी जाइलम जब नई नई बनी, तो इसके ऊपर जो वेसल्स होते हैं उनका साइज थोड़ा सा छोटा होता है। तो वेसल का साइज क्या होगा यहाँ पर? थोड़ा सा छोटा। तो इसको बोलते हैं प्रोटोजाइलम। प्रोटो का मतलब ही क्या हो गया? पहले। तो प्राइमरी जाइलम जो शुरू शुरू में बनेगी उसको क्या बोलेंगे हम? प्रोटोजाइलम। और जो वेसल्स बाद में बनेंगे जाइलम के उसको बोलेंगे मेटाजाइलम। तो मेटाजाइलम का जो साइज होता है बेटा वो प्रोटोजाइलम से बड़ा होता है, ठीक है। चेक करो, मेटाजाइलम का साइज बड़ा होगा एज कंपेयर टू प्रोटोजाइलम। तो इनको डिफ्रेंशिएट करना बहुत आसान होता है, बहुत ही आसान। मतलब अगर ये बनी प्रोटोजाइलम, उसके बाद जो भी जाइलम बनेगी वो थोड़ी थोड़ी बड़ी बनती रहती है, ऐसा होता है। मतलब इसके जो वेसल हैं, ये जो मैं बना रहा हूँ, दिस इज वेसल्स, वेसल ऑफ जाइलम। तो वेसल जो हैं उतने ही बड़े होते रहते हैं जितना वो बाद में बनेंगे, तो बड़े होते जा रहे हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या इस जाइलम की ग्रोथ ऐसे हो रही है फ्रॉम ए टू बी या बी टू ए हो रही है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? प्रोटोजाइलम पहले बनी होगी और मेटाजाइलम बाद में बनी होगी। तो ये बात समझ में आ गई सर हमको कि एक्चुअल में ए टू बी बनी है, बी टू ए नहीं बनी है। तो प्रोटोजाइलम आपकी जो जाइलम है, प्राइमरी जाइलम, वो बन कैसे रही है, ये भी आप डिफाइन कर सकते हो कि इसने कहाँ से बनना शुरू किया और ये कहाँ तक बनी, ठीक है। उसको भी आप डिफाइन कर सकते हो। कहने का मतलब ये है, अगर आपको मेरी सारी बातें नहीं भी समझ में आई तो एक बात याद कर लो, बस एक बात सिर्फ, वो प्राइमरी जाइलम जो पहले बनती है उसके वेसल का साइज छोटा होता है, उसको कहते हैं प्रोटोजाइलम। और वो प्राइमरी जाइलम जो बाद में बनती है उसके वेसल का साइज बड़ा होता है, उसको कहते हैं मेटाजाइलम, ठीक है। तो वेसल का साइज छोटा, वेसल का साइज बड़ा। अब ये देखो डेफिनेशन छोटी सी पढ़ लो। फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी जाइलम जो पहले बनेगी, लेटर फॉर्म प्राइमरी जाइलम जो बाद में बनेगी वो मेटाजाइलम। तो जो पहले बनेगी वो प्रोटो, जो बाद में बनेगी वो मेटा। चलो आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब डेवलपमेंट ऑफ जाइलम कि सर होती कैसे है, तो लेट अस कंसिडर मैंने प्लांट की रूट ले ली या स्टेम ले ली, कोई भी पार्ट ले लो आप। मैंने इसको ऐसे काटा और मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ इधर से। तो आपको ये बात समझ में आ रही है कि जब आपने ऐसे इसको काटा और यहाँ से देख रहे हो तो आपको जो सेक्शन दिखेगा वो गोल दिखेगा। ये बात समझ में आ रही है? और अगर मेरे को सेक्शन गोल दिखेगा तो इस सेक्शन में मैं जाइलम पे नज़र मारूंगा और जाइलम पे नज़र मारने के बाद मैं बता सकता हूँ कि जाइलम की ग्रोथ डेवलपमेंट कैसे हुई है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये वाला स्ट्रक्चर देखो, मैं नीचे ड्रॉ कर देता हूँ, फिर आप स्ट्रक्चर पे आना। नीचे स्ट्रक्चर देखो, अगर जाइलम आपको कुछ ऐसी दिख रही है बेटा, ठीक है, अरेंजमेंट देखना ध्यान से, ठीक है। क्या कहने का मतलब है कि जो प्रोटोजाइलम है वो सेंटर की तरफ है। सेंटर को पिथ भी बोला जाता है बेटा, पिथ, ठीक है, सेंटर की तरफ है। कौन सी वाली जाइलम? प्रोटोजाइलम। और मेटाजाइलम कहाँ है? पेरीफेरी, मतलब सरकमफेरेंस के पास, ठीक है। यहां पे एक टिश्यू भी होता है कॉर्टेक्स, इसलिए बोलते हैं टुवर्ड्स कॉर्टेक्स। ये याद रखो, बाहर की तरफ क्या है? मेटाजाइलम। मेटाजाइलम बाहर की तरफ है, प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ है। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि मेरे को बताओ कि क्या यहाँ पे जाइलम अंदर से बाहर की तरफ बनना शुरू हुई या बाहर से अंदर की तरफ बनना शुरू हुई? कैन यू गेस? तो अभी मैंने आपको जो कराया उसी का एप्लीकेशन है भाई। प्रोटोजाइलम सर अंदर है, मेटाजाइलम सर बाहर है। हाँ, तो ये कैसे बनी? तो ये अंदर से बाहर की तरफ बनी। ऐसे टाइप की डेवलपमेंट जाइलम की हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल बोले तो बाहर की तरफ। और इसके ऑपोजिट क्या होता है? तो आप फिजिक्स पढ़े हुए बच्चे हो, मोशन आपने पढ़ लिया होगा होपफुली। सेंट्रीपिटल, ठीक है। क्या हो गया आपका? अंदर की तरफ, आई एम सॉरी, बाहर की तरफ क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल। और अंदर की तरफ क्या होता है? सेंट्रीपिटल। तो देखो जरा, ये हो गया सेंट्रीफ्यूगल ग्रोथ। और दूसरा क्या होगा सर? दूसरा टाइप क्या हो सकता है? तो दूसरा टाइप समझो, अगर ऐसा हो जाइलम कि ऐसे अरेंज है कुछ,
मतलब इसमें प्रोटोजाइलम कहाँ पर है, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है, और इसमें मेटाजाइलम कहाँ पर है, मेटाजाइलम अंदर की तरफ है, सेंटर की तरफ है, पिथ की तरफ है। तो इसमें क्या होगा, इसमें ग्रोथ होती है सेंट्रीपिटल। ठीक है, कहां होगी, सेंट्रीपिटल। क्यों, क्योंकि सबसे बाहर वाली जो जाइलम आई वो प्रोटोजाइलम आई, और जो अंदर वाली जाइलम आई वो मेटाजाइलम आई। ठीक है, तो बाहर से अंदर की तरफ ग्रोथ हो रही है तो सेंट्रीपिटल, अंदर से बाहर की तरफ ग्रोथ हो रही है तो सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल अगर आपको याद नहीं भी रहा तो उसकी टेंशन छोड़ दो। मेरा जो मोटिव है वो ये पढ़ाना है कि सर कंडीशंस क्या हैं। तो जाइलम दो टाइप की हालात में, दो टाइप की कंडीशन में आपको दिख सकता है, एक तो एंडार्च और एक एग्जार्च, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटोजाइलम किस तरफ है। अगर प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ है, मतलब टुवर्ड्स द सेंटर है, तो उस कंडीशन को एंडार्च बोलते हैं, एंडार्च टाइप ऑफ जाइलम। और अगर बाहर की तरफ है तो क्या बोलेंगे, एग्जास्ट। डायग्राम भी देखो, प्रोटोजाइलम कहाँ है, सेंटर की तरफ, तो प्रोटोजाइलम सेंटर पे है, तो मेटाजाइलम कहाँ होगा, बाहर की तरफ, तो इस कंडीशन को कहते हैं एंडार्च। इसके ऑपोजिट क्या होता है सर, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ और मेटाजाइलम अंदर की तरफ, तो इसको बोलते हैं सर एग्जार्च। तो जाइलम दो टाइप की कंडीशन में आपको मिल सकता है, दो टाइप की, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल भूल जाओ, ये याद रखो सिर्फ कि दो टाइप की कंडीशन मिलेगी। प्रोटोजाइलम पेरीफेरी की साइड पे है तो एग्जार्च, प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ है तो एंडार्च। प्रोटोजाइलम देखना बस, छोटी वाली वेसल्स बाहर की तरफ है तो एग्जार्च, अंदर की तरफ है तो एंडार्च। ठीक है, अब यहां पे एक छोटी सी ट्रिक भी बता दूं, कि आपको एक ट्रिक भी बता दूं। ट्रिक ये है कि ट्रिक से पहले पहले इंपॉर्टेंट बात समझो। ठीक है, कि जो एंडार्च होता है ना, एंडार्च मतलब कहां पे होगी प्रोटोजाइलम, अंदर की तरफ। ये आपको दिखता है बेटा कहां पर, ये आपको दिखता है स्टेम में। एंडार्च टाइप की जाइलम आपको हमेशा स्टेम में दिखेगी, जबकि एग्जार्च टाइप की जाइलम किस में दिखेगी, रूट में। तो देखो, अब इस चैप्टर में कभी भी स्टेम और रूट के बीच में डिफरेंस आए, कभी भी, चाहे मोनोकॉट हो चाहे डायकॉट हो, या मोनोकॉट डायकॉट को आपस में कंपेयर कर रहा हो, कुछ भी, अगर एक स्टेम है और एक रूट है तो एक डिफरेंस आपको अभी पता चल चुका है पहली ही इंट्रोडक्टरी क्लास में। सोचो क्या, कि जो जमीन के अंदर है, क्या चीज, रूट। ये ट्रिक है कि उल्टा चलना है, रूट आर जमीन के अंदर, ठीक है, रूट्स आर जमीन के नीचे, और इनके अंदर जो कंडीशन दिखेगी वो होगी एग्जार्च। उल्टा चलना है, उल्टा का मतलब रूट तो जमीन के नीचे है लेकिन इनमें जो कंडीशन दिखेगी वो ऊपर, वो कैसी होगी, एग्जार्च होगी। एग्ज मतलब ऊपर होता है, तो ये उल्टा चलना है, यही ट्रिक है। और ये ट्रिक है, कोई मैं आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूं, दिस इज नॉट अ कॉन्सेप्ट, दिस इज अ ट्रिक याद करने की। अगर आपको ये ट्रिक नहीं याद करनी तो सीधा रट लो कि रूट के अंदर एग्जार्च कंडीशन, और स्टेम जो जमीन के बाहर होती है उसका उल्टा क्या हो जाएगा, एंड, तो एंडार्च कंडीशन। तो स्टेम के अंदर जो कंडीशन दिखती है एंडार्च दिखती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंडार्च, एंडार्च मतलब प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ। अब सोचो, मेरी डिफिकल्ट से क्वेश्चन का आंसर करो। ठीक है, मैंने एक डायकॉट रूट ली, मुझे बताओ उसके अंदर प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ होगा या पेरीफेरी की तरफ होगा। डायकॉट रूट, कंफ्यूज ही नहीं होना है, मेरे को तो रूट सुनाई देगा बस। रूट देखा मैंने, रूट के अंदर कैसा होता है, तो ट्रिक याद आ गई, सर ने बताया था रूट जमीन के अंदर तो उल्टा चलना है, मतलब एग्जार्च कंडीशन। एग्जार्च कंडीशन का मतलब प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स द पेरीफेरी होगी, टिक करना, आगे बढ़ना। ठीक है, और आपको समझाने के लिए मैंने ये डिफरेंस भी लिख दिया, तो डिफरेंस पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ये आपके नोट्स में ऐड करने के लिए ये डायग्राम बना लेना, छोटे से छोटा डायग्राम बनाना इसका एकदम समझने के लिए, और ये डिफरेंस लिख लो, खत्म हो गई बात यहाँ पे। ठीक है जी, चलो, तो आज का लेक्चर के बाद खत्म हो चुका है। आज के लेक्चर के बाद हम कुछ एमसीक्यू करेंगे, जैसा हमने एज इट इज मॉर्फोलॉजी में फॉलो किया था। ठीक है, तो होपफुली आप बहुत अच्छे बच्चे हो, होपफुली आपने मॉर्फोलॉजी जो है वो समझ लिया होगा अच्छे से। ठीक है, और आपने, अगर आप में से किसी भी बच्चे ने मॉर्फोलॉजी के सारे वीडियो लेक्चर्स देखे हैं, ठीक है, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ कि आपको कैसा लगा। ठीक है, और मुझे ये बात का भरोसा है कि अब आपको मॉर्फोलॉजी में एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस फील हो रहा होगा कि हाँ भाई, हमारी नॉलेज बहुत सफिशिएंट है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ऐसा ही मैं आपके साथ एनाटमी में भी करूँगा। एनाटमी में भी एक एक क्वेश्चन बेटा फोड़ देंगे, चाहे वो नीट का हो चाहे आपके स्कूल के एग्जाम का हो। आधा नंबर भी नहीं कटना चाहिए। आपके 70 नंबर का पेपर बन रहा है तो 69.5 भी नहीं, 70 ही आने चाहिए। 360 मार्क्स का पेपर बायोलॉजी का बन रहा है तो बायोलॉजी में नीट के अंदर 360 में से 360 ही आने चाहिए। ठीक, ठीक है,
चलो देखो पहला पहला इसमें वो देख लेते हैं एमसीक्यू। द मेरिस्टेम मे बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच, मेरिस्टेम इनमें से क्या करता है? डू नॉट डिवाइड, नहीं डिवाइड करता है। ठीक है। कंजर्व फूड, ऐसा भी नहीं है। इलोंग ये रहा, डिवाइड कंटिन्यूअसली टू गिव राइज टू न्यू सेल्स। ठीक है, नए सेल बनाएगा। इलोंगेट एंड मेच्योर, मेच्योर तो होता ही नहीं है। तो ठीक है। सेकेंडरी मेरिस्टेम ओरिजिनेट फ्रॉम, सेकेंडरी मेरिस्टेम कहाँ से बनता है? तो वो चार्ट याद करो। प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम से प्राइमरी परमानेंट, प्राइमरी परमानेंट से सेकेंडरी मेरिस्टेम, फिर सेकेंडरी परमानेंट। तो याद हो गया, सेकेंडरी मेरिस्टेम बनता है किससे? प्राइमरी परमानेंट से। टिक करो, आगे बढ़ो। बहुत बढ़िया। आगे, इन प्लांट विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर लिविंग, कौन से लिविंग सेल्स होते हैं इनमें से? ठीक है, तो मेरे को जैसी मेरिस्टेम दिखेगा मैं तो टिक करूंगा। मेरिस्टेम तो पक्का लिविंग है। फाइबर नॉन लिविंग है, बताया था। जाइलम फेसल भी नॉन लिविंग है। कॉर्क के बारे में आपको नहीं पता है, तो जो वुडी प्लांट होते हैं उनमें कॉर्क आती है बेटा बाहर की तरफ, वो भी क्या होती है? आपकी नॉन लिविंग होती है। तो मेरिस्टेम, वैसे अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो अपनी नॉलेज पे कॉन्फिडेंस होता तो आपको पता होता कि मेरिस्टेम तो डिवाइड कर रहे हैं, ऑब्वियसली लिविंग होंगे। चलो, सेल वॉल ऑफ स्क्लेरेन्काइमा हैव लार्ज परसेंटेज ऑफ, क्या होता है? सेल्यूलोज, पेक्टिन, लिग्निन या सिलिका? लिग्निन भाई, लिग्निफाइड, उसी वजह से तो मर गए बेचारे, इतनी थिक हो गई है सेल वॉल। ठीक है। उसके बाद द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्टेम एंड रूट इन द जाइलम इज दैट द जाइलम इन स्टेम, वो कह रहा है रूट और स्टेम के बीच में ये डिफरेंस है कि स्टेम में क्या होगा? इसमें से स्टेम याद करो, जमीन के ऊपर, तो एंडार्च कंडीशन। तो जो कंडीशन दिखेगी आपको क्या दिखेगी? एंडार्च। स्टेम में एंडार्च कंडीशन दिखती है बेटा। नेक्स्ट, द प्रोटोजाइलम फेसेस पेरीफेरी, इट इज कॉल्ड एज प्रोटोजाइलम पेरीफेरी की तरफ है, छोटी वाली जाइलम बाहर की तरफ है, कंडीशन इज एक्सार्च। ठीक है, तो ये एमसीक्यू भी हमने सॉल्व कर लिए हैं बेटा। आज का इंट्रोडक्टरी लेक्चर खत्म हो चुका है। ठीक है, तो अपने जितने भी बेटा स्कूल फ्रेंड्स हैं, जितने क्लासमेट्स हैं, ठीक है, जो भी बच्चे आपको लग रहा है जिनको मेरे वीडियो लेक्चर से बेनिफिट हो सकता है, उन सब के साथ ये वीडियो लेक्चर्स बेटा आपको क्या कर दो? शेयर कर दो। अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर्स 15-20% भी क्या कर रहे हैं? हेल्प कर रहे हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इन वीडियो लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, और कमेंट करके मेरे को ज़रूर रिव्यू दो कि आपको कैसा लगा लेक्चर, आपको समझ में आया कि नहीं आया। और नोट्स बनाते रहो, अगली क्लास तक पढ़ते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।